हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। रीस्टार्ट 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी वेटेज वाला टॉपिक, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। जेईई मेन के अंदर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से एक एक सवाल आता है। यानी कि अगर आज के सेशन को अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो मेरे ख्याल से आपके +4 यानी कि +8 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। तो बच्चों, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और बिल्कुल जुझारू तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है फिर भी रिवीजन के हिसाब से पूरा सॉल्व कीजिएगा, राइट, सो दैट कि आपको कॉन्फिडेंस आए। ऐसा नहीं कि सर आंसर याद था तो हमने टिक कर लिया, तो इस तरह के काम मत कीजिएगा, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। इसमें फिर से पीवाईक्यूज वाले भी कुछ सवाल इंक्लूड किए गए हैं, नॉन पीवाईक्यूज वाले सवाल भी इंक्लूड किए गए, यानी काफी अच्छी तरीके से सेशन को डिजाइन किया गया बच्चों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो आप इस सवाल को पहले कीजिए, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को चेक कीजिएगा, राइट। तो मैं तो इस सवाल को कर रहा हूं, आप पॉज कीजिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, हम यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है यहां से A1 से लेकर A9 तक, ये एचपी में, एचपी क्या होता है सर? एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी क्या होता है भाई? एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी आप इसको एक तरीके से सोच सकते हैं कि अगर कुछ टर्म्स एचपी में है तो उसका जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो किस में चल रहे होंगे बच्चों? एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं एचपी के लिए कि अगर A1 A2 A3 टिल AN आर इन एपी, है ना बच्चों, इन एचपी, A1 A2 A3 टिल A1 आर इन एचपी इंप्लाइज कि जो 1/A1 होगा, 1/A2 होगा, 1/A3 होगा, टिल 1/AN होगा, ये किस में होगा बच्चों? एचपी में। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये तो आएगा नहीं ना सर, ये तो सिलेबस से बाहर है। तो बच्चों, आपको पता है कि एनटीए क्या करता है और हर साल क्या करता आ रहा है कि जो उन्होंने डिलीट किया था पोर्शन, उसमें से भी सवाल अभी तक आ रहे हैं। नॉट ओनली इन मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये चीज हो रही है। तो इसलिए हम किसी तरह का रिस्क नहीं लें। बेसिक चीज तो हमें पता ही होनी चाहिए कि एचपी का बेसिक मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल है कि A1 से AN तक एचपी में होगा। अगर 1/A1, 1/A2, 1/A3 टिल 1/AN किस में होगा मेरे भाई? एपी में होगा, है ना। किस में होगा? एपी में होगा। तो चलिए इस चीज को हम यहां अप्लाई करते हैं। तो भैया ये दिए हुए हैं एचपी में, है ना। तो चलो हम इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बोल क्या रहा है भाई? A1 A2 A3 5 4 A6 A7 A8 A9 किस में है दोस्त? किस में है दोस्त? एचपी में। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/5, 1/4, 1/A6, 1/A7, 1/8, 1/A9, ये किस में होगा मेरे भाई? एपी में होगा। एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा ना? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो मुझे लग रहा है कि एपी में होगा तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं यहां से, दिस मस्ट बी 1/4 माइनस 1/5, क्योंकि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें पता है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, वही तो मेरे ख्याल से कॉमन डिफरेंस होगा दोस्त। तो यानी यहां पे एलसीएम आएगा 20 और ऊपर आएगा मेरे भाई 5 - 4, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 1/20। अरे सर कॉमन डिफरेंस तो आ गया, फिर ये टर्म्स तो निकल जाएंगे। आंसर इज यस, ये टर्म्स निकल जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी बात बतला रहा हूं जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा कि इनको 1/20 के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 1/20 के फॉर्म में क्या आएगा बच्चों? देखना एक बार, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा 4/20, राइट। इसके आगे वाला टर्म को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो दिस इज 5/20। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस के हिसाब से लिखना आसान हो जाएगा। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? इससे 1/20 कम, यानी 1/A3 कितने के बराबर होगा मेरे भाई? 3/20। को बोले इससे पहले वाला टर्म यानी 1/A2 क्या होगा? इससे 1/20 कम, यानी कि 2/20, है ना। और इससे एक कम तो 1/20, है ना। ये थोड़ा व्हाइट व्हाइट में पता नहीं चलेगा तो इसलिए मैं इसको इस वाले कलर से लिख दे रहा हूं 1/20। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया ना कि ये किस तरीके से 1/A1, 1/A2, 1/A3 निकाला। सिंपल, हमने इसको 1/20 वाले डिनोमिनेशन में बदल दिया, इसको 4 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कोई बोले अगला सर, तो 6/20,
है ना, 7 वाला 7/20, 8/20 और इसी तरीके से 9/20, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 1/20 है तो इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा। ठीक है जी। अब डी के बारे में बात कर लेते हो, चलिए डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डी कितना लिखा हुआ है मेरे भाई, d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1/a, a1, तो 1/a1 अगर ये है तो a1 कितना होगा मेरे भाई 20/1, फिर a2 कितना हो जाएगा आपका 20/2, देन कम्स 20/3, 20/4, 20/5, है ना, सब पलट जाएंगे, सब पलट जाएंगे, नीतीश जी की कसम सब पलट जाएंगे, एंड देन 20/7, देन 20/8 एंड देन 20/9। तो देखो यहां से क्या हो रहा है, 20 20 20 हर जगह से बाहर आ रहा है, तो ले 20 20 20 हर जगह से बाहर आ रहा है, तो बाहर कितना आ रहा है मेरे भाई 20 का क्यूब, और अंदर क्या बन रहा है, अंदर सर जी बन रहा है मेरे ख्याल से 1/2, 1/3, अरे इसको पहचान पा रहे हो गया, देन इज 1/4, 1/5, है ना, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 एंड 1/9। ये चीज आ गई सर। तो ये क्या है, ये इसी का तो डिटर्मिनेंट लग रहा है मेरे को, है ना, ये यही तो लग रहा है कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो ये इसी का डिटर्मिनेंट लग रहा है। यानी कि यहां से मैं ये जो इक्वेशन आ रही है इसको इधर लिख रहा हूं, d इक्वल टू 20 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000, और ये जो बचा हुआ है दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तुमसे क्या पूछा गया है, तो भाई हमें पूछा गया है d अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू मुझे साफ तौर पे दिख रही है, कितनी होगी बच्चों 8000, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी में मौजूद है। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा इस केस में, डी दिल्ली, है ना। इसको आराम से देख सकते हैं, है ना, कुछ नहीं किया है, सिंपल हमने एचपी के बारे में समझ लिया है कि भाई एपी में कैसे बनता है, और उसके हिसाब से फिर कॉमन डिफरेंस निकाल के सारे टर्म्स निकालते हुए, और ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज लगी मेरे को कि यहाँ पे ये जो बनता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे पहले क्या करते हैं, है ना, ये सब ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यही सब चीजें हैं जो एग्जामिनेशन में आपका टाइम खींचती हैं, है ना। तो सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर आपने डिटर्मिनेंट ए निकाला होगा, है ना, तो उसमें आपका समय लगा होगा, जबकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये साक्षात डिटर्मिनेंट ए यहां पे प्रकट हो गया है ना। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, सो दैट कि आपको आगे इस तरह की चीजों का भी दिमाग में रहे कि भाई कैसे हम लोग टाइम बचा सकते हैं इस तरह के सवालों में, राइट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 whose elements are this। पहले तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं, तो मेरे बोलने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है टाइम स्टैम्प के साथ, सो दैट कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस हो, ना, आधा अधूरा नहीं पूरा। तो हम लोगों ने कि मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक कब कहते हैं बॉस, जब aij इज इक्वल टू -aji फॉर ऑल ij, राइट। जब इस केस में अगर हम देखें कि अगर हम लोग बोले कि 3/3 का अगर एक मैट्रिक्स बनाना है मेरे भाई, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर आप पहले डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कीजिएगा तो आप क्या रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे मिलते हैं, 1 1, a11, a22, a33। तो हमने बोला कि i और j अगर दोनों को 1 1 रखते हैं मेरे भाई, तो a11 इज इक्वल टू -a11। ऐसा ना हो कि a11 काट दें और फिर आपको 1 इक्वल टू -1 जैसे हिस्टोरिकल रिजल्ट्स आ जाएं, ठीक है ना। तो इसको इधर लाइएगा बच्चों, तो दिस इज 2a11 इक्वल टू 0, 2 तो हो नहीं सकता कतई भी, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बॉस कि a11 कितना होगा 0, ऐसे ही a22 भी 0 आएगा, a33 भी 0 आएगा। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेटा डायगोनल एलिमेंट्स तो बिल्कुल 0 के बराबर ही होना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि सर अगर ये वाला अगर b है तो ये कौन सा एलिमेंट है, तो सर जी ये एलिमेंट है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, a12 है, तो a12 अगर रखते हो तो दैट इज -a21, मतलब ये -b होगा। ये c लेते हैं मान लो तो ये -c हो जाएगा, और अगर ये d लेते हो तो ये -d हो जाएगा, लाइक दिस, है ना। ये कुछ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की शक्ल होगी। अब हमारे पास 3 0 तो है हमारे मैट्रिक्स में, यानी कि देखो यार जो हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें अगर 3 0 है तो 3 0 तो यहीं पर आपके यूटिलाइज हो जाएंगे, मतलब 3 0 का कुछ हम एक्स्ट्रा यूज नहीं कर पाएंगे। देयर इज ओनली वन वे जिससे हम इन तीनों जीरोस को टिका सकते हैं, और इसको एक तरीके से, कोई ये नहीं बोलना कि सर इसको अरेंज कर दें क्या, भाई 0 ही है ना।
ये नहीं कि सर इसका तो थोड़ा है ना, वैसे नहीं है ना, सीधा सीधा देखिए तीनों जीरोज हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप इस चीज को समझ रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे भाई, ये तो एक तरीके से ही जा सकता है। ठीक है भाई, अब हमने बोला कि 1 - 1, तो हमारे पास टोटल कितनी जगहों बच गई? अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तरीके सोच सकते हैं ना, अलग अलग तरीके सोच सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो हमारे पास 6 जगह है ना। तो अगर हमने 1 को फिल करने की सोचा तो हमारे पास 1 को फिल करने की कितनी जगह है? 6। यानी 1 को फिल करने की अब मेरे पास 6 जगह हैं, तो हम लोग बोल रहे कि 6 इंटू फिर -1। तो जैसे बच्चों, अगर तुमने मान लो कि 1 को कहीं रख दिया, मान लो तुमने 1 को यहां रखा, तो बेटा -1 तो एक ही तरीके से जा सकता है, -1 यही होना पड़ेगा। यानी कि उसके बाद -1 को रखने का तरीका एक हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अब 2 के लिए आपके पास 4 जगह खाली हैं। तो 2 के लिए अगर 4 जगह खाली है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि देयर आर 4 वेज टू प्लेस 2। लेकिन जैसे ही तुमने 2 कहीं भी रख दिया, मान लीजिए कि 2 आपने यहां रख दिया, -2 अब कहीं और नहीं जा सकता है, -2 के लिए एक ही लोकेशन फिक्स हो गया, ये वाला। अब हम लोग बोल सकते हैं जो बचा हुआ 3 है उसके लिए 2 जगह हैं, तो -2 के लिए ये, फिर हम लोग बोले कि इसके लिए 2 जगह हैं, फिर इंटू 1। तो मेरे ख्याल से 6 चौक 24 दूनी 48, यानी कि 48 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएंगे भाई, है ना। एक तो तरीका हम ऐसे सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0 के बारे में इतिहास गवाह है कि यही जाएगा, क्योंकि 3 0 हैं और डायगोनल में 3 0 होने हैं। ठीक है, अब अगर हम सोचते हैं कि भाई 1 - 1 2 - 2 3 - 3 किस तरीके से हम रख सकते हैं, तो अब देखो मेरे ख्याल से अपन ऐसे सोचे, है ना, अपन ऐसे सोचे कि जैसे अगर यहां 1 रखते हैं, है ना, यहां जैसे 1 रखते हैं तो यहां -1 रखेंगे, या फिर यहां -1 रखेंगे तो यहां 1 रखेंगे। यानी 1 - 1 को यहां रखने के 2 तरीके होंगे, ऐसे ही 2 - 2 को यहां रखने के भी 2 तरीके होंगे, और 3 - 3 को। लेकिन बात यह है कि 1 2 3 को कितनी तरीके से रख सकते हैं। तो मैंने बोला चलो भाई 1 2 3 को पहले सोचते हैं कि कितनी तरीके से रख सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से सोचे, है ना, हम इसको किस तरीके से सोचे, एकदम आराम से सोचिएगा। ये तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि हमारे पास 1 अगर यहां है, -1 यहां है, तो यहां पे 2 फैक्टोरियल से इनको हम रोटेट कर सकते हैं। यहां पे ऐसे ही 2 फैक्टोरियल से, और यहां पे ऐसे ही। तो हम लोग बोले कि 1 2 3 अगर हम सोचे पहले कि 1 2 3 हम कितनी तरीके से रख सकते हैं, तो जैसे 1 2 3 अगर हम बोल रहे हैं क्या कि अगर इधर की साइड रखें या इधर की साइड रखें, कहीं भी रखें, तो आप इसको ऐसे सोचो कि पेयर में बना दिया हमने, मतलब ये साथ में यूज होगा, ये साथ में यूज होगा, ये साथ में यूज होगा। तो 3 मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसको आप एक सिंगल प्लेस की तरह एज्यूम कीजिए। सर सिंगल प्लेस क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि अगर 1 यहां है तो -1 यहां होगा, -1 है ये यहां, तो इधर ये होगा, है ना। ऐसे इसको भी सिंगल प्लेस, इसको भी सिंगल प्लेस। तो 1 - 1 वाला यहां आ सकता है, या फिर यहां आ सकता है, या फिर यहां पे आ सकता है, या 2 - 2 वाला भी, है ना, 3 - 3 वाला भी। तो ऑलरेडी कि 1 - 1 2 - 2 3 - 3, है ना, इनको रखने के तरीके होंगे मेरे पास कुल मिला के 3 फैक्टोरियल। अब कोई बोले सर 6 जगह, नहीं बेटा 6 जगह नहीं, आप ये समझिएगा 1 - 1 के साथ आएगा, 2 - 2 के साथ आएगा, है ना। इसकी मतलब समझ रहे हो ना कि हस्बैंड वाइफ टाइप का है, कि ये बिल्कुल साथ में ही आएंगे। तो 1 - 1 2 - 2 3 - 3, तो यू कैन एज्यूम की तेरा 3 प्लेसेस ओनली, और वहां पे कहीं भी रख सकते हो सकता है 1 - 1 यहां रखा हो, या फिर यहां रखा हो, फिर यहां रखा हो, 3 तरीके से रख सकते हैं 1 - 1 को। फिर 2 - 2 बचे हुए 2 जगहों पे, और 3 - 3 जो बच गया, तो यानी कि 3 2 1 यानी कि 6, यानी कि 3 फैक्टोरियल वेज। अब देखो, अब यहां के बाद कमाल है कि 1 - 1 आपने जहां भी रखा होगा उसको वहीं पर अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज, फिर 2 - 2 के लिए भी और 3 - 2 3 के लिए भी, तो इसका क्यूब हो जाएगा। यानी कि बच्चों यहां देखिएगा आप, तो 6 × 8 यानी फिर से आपका क्या आ रहा है 48। आपको जो भी समझने में आसानी पड़ी हो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, बट इसमें थोड़ा ट्राई कर लेना, है ना। मैंने हालांकि बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट फिर भी कुछ लग जाए तो एक आध बार इसको थोड़ा रिवाइंड मोड में फिर से सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो उसको उससे रिलेट करके सोचोगे ना, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा सीन की क्या चल रहा है ना। तो आई होप इट इज ऑल्सो डन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। यहां पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, XYZ 60 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये जाना पहचाना है मेरा। अगर बच्चों आपने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं पढ़ी है तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट के सवाल खूब आते हैं भैया। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज को चुन चुन के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी जेईई मेन का एक भौकाली सवाल आया था जो आज हम करेंगे जरूर, है ना, इसी सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इसके बाद ही आ जाए या थोड़ा देर बाद आ जाए, लेकिन करेंगे जरूर। तो हम लोग बोले कि ए इंटू एडजॉइंट है ना, ए इंटू एडजॉइंट है। तो हम लोग बोले इसको कैसे, हम लोग को याद है क्या इसका कोई फॉर्मूला? तो मुझे तो याद आ रहा है,
याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला भाई? a इंटू एडजॉइंट a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। यस सर, हमें भी याद आ रहा है। अगर याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख लीजिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यस वी नो दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से a इंटू एडजॉइंट a, क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई गलती कर ली है ना, स्टार्ट किया है सॉल्व करना, आप a यहां पर है, एडजॉइंट a निकाल रहे हो और फिर मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हो, भाई बहुत दूर की सोच रहे हो, इतना दूर नहीं जाना है, बहुत आगे निकल जाओगे, है ना, आईटीपी से छूट जाएगा। तो आप समझिएगा यहां पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई तो पता ही है, बस डिटर्मिनेंट a ही तो निकालना है, तो डिटर्मिनेंट यहां से निकालते हैं। चलो जी, तो भाई डिटर्मिनेंट a कैसे निकलेगा, देखना हम पहले वाले रो के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो x इंटू है ना yz माइनस 8, मैं यहीं से निकाल दे रहा हूं। अब मैं बहुत जगह फॉर्मल डिटर्मिनेंट a लिखकर नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एलिमेंट्स ऐसे ही आएंगे तो ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, है ना। तो x इंटू yz माइनस 8 माइनस 3 और फिर इधर आ जाएगा तुम्हारे पास z माइनस 8 और प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2i। तो मैं बिल्कुल डिटर्मिनेंट a लिख के नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं से समझ रहा हूं कि भाई इसका नोटेशन बस बदलेगा और उसके हिसाब से ओपन हो जाएगा। तो जबरदस्ती का टाइम क्यों खराब करना है ना, डायरेक्टली लिखें। अब यहां देखो एक बड़ी मजेदार चीज है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है सर, माइनस 8x माइनस 3z प्लस 24 प्लस 4 माइनस 4y। गुरुजी इसमें मुझे लगता है कि सारी चीजें दी हुई है, देखो एक तो एक्स वाई जेड है, माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3z, शायद ये भी दिया होगा, और 24 और 4 28। तो मेरे भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू आप यहां पे 60 रखिए और माइनस 8x प्लस 4y प्लस 3z की वैल्यू 20 रखिए और प्लस 28 रखिए, ये आएगा आपका 68, है ना भाई, 68 आ रहा है, 68। और 68 इंटू आई का मतलब हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 68 इंटू आई का मतलब हो जाएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 68 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका सही आंसर आएगा क्या आपका सी। तो मेरे ख्याल से ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से इस तरह की प्रॉपर्टीज हमारे लिए हेल्पफुल होने वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे भी ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो इसलिए बने रहिएगा पूरे सेशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सवाल देखने को लग रहा है कि a स्क्वायर प्लस a प्लस 2i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बच्चे इस तरह की गलतियां काफी करते हैं, इनकरेक्ट करेक्ट वाले ऑप्शन में करेक्ट को जल्दी से मार्क करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में करेक्ट 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 इतनी बार चल चुका होता है कि इनकरेक्ट पे ध्यान नहीं जाता है और करेक्ट वाली चीज हम टिक करके आ जाते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है और इससे बोल रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट ए के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, ऐसा बोला जा रहा है। तो मुझे ऑप्शन बाई ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए कितना आएगा मेरे भाई, माइनस 2i, है ना। और यहां पे आ जाएगा a इंटू ए प्लस आई इक्वल टू माइनस 2i। आपने ये जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो भाई कॉपी खंगाल लीजिए, भूल गए हो तो। ए बी इक्वल टू अगर सी लिखा हुआ है मेरे भाई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। सर ये प्रॉपर्टी होता क्यों है? तो क्लास में एक्सप्लेन्ड होता है ये सब चीजें। हालांकि बताया जाता है कि भाई ये क्यों होता है, क्योंकि जैसे दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, वैसे ही दो डिटर्मिनेंट को भी मल्टीप्लाई किया जाता है। जब द वे इन विच वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इज सेम, है ना, दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही रो बाई कॉलम दोनों में चलता है। तो इसलिए ए बी इक्वल टू सी इज डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट सी। अच्छा सर, तो यहां पे ये लगाने वाले हैं क्या? हाँ भाई, ये डिटर्मिनेंट वाला फंडा यहां लगाने वाले। देखिए आइए, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 2i। अब मुझे ऑर्डर नहीं पता है, ए मैट्रिक्स बोला हुआ है, ऑर्डर नहीं पता मेरे को, है ना। तो मैं मान लेता हूं एन ऑर्डर का है, तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस 2 की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, माइनस 2 की पावर एन कैसे आ जाएगा? ये तो माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट आई आएगा ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, है ना। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाइएगा बच्चों कि डिटर्मिनेंट अगर के ए लिख रहे हो आप, के ए लिख रहे हो और ए एन बाई एन का मैट्रिक्स है, ए एन बाई एन का मैट्रिक्स है, तो इसको तुम्हें कैसे लिखना है? इसको तुम्हें लिखना है बच्चों के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बहुत सारे महारथियों से गलत होता है, तो महा हट जाता है और रथ बीच में ही छूट जाता है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से यहां समझिएगा कि ये जो चीज आने वाली है ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। क्यों सर? क्योंकि डिटर्मिनेंट आई तो 1 हो जाएगा और माइनस 2 की पावर एन नॉन जीरो होगा, है ना।
तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज नॉन जीरो। भाई दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नॉन जीरो कब होगा, इनमें से क्या कोई जीरो हो सकता है? तो भाई अगर इनमें से कोई भी जीरो हो गया ना तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो नॉन जीरो का मतलब हो गया कि दोनों नॉन जीरो होंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यस डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो एज वेल एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज ऑल्सो नॉन जीरो। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो यानी कि हमारा ए इज नॉन सिंगुलर वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। अब ये नहीं कह रहे सर आ गया चलो टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, अरे भैया इनकरेक्ट पूछा है रुको, यानी ये टिक नहीं करना है, ये टिक नहीं करना है। तो यस सर ये वाला टिक नहीं करना है। कोई बोले ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, ये कैसे होगा सर? तो रख के देख लो ना यार कि ए अगर मान लो कोई बोलता है कि नहीं नहीं ए नल मैट्रिक्स है, तो मैं बोला रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नल मैट्रिक्स का स्क्वायर नल मैट्रिक्स प्लस नल प्लस 2i इक्वल टू नल। क्या 2i नल होगा? सर कल भी नहीं होगा, आज क्या बात कर रहे हो? तो हम लोग बोल रहे हैं कि 2i नल नहीं होगा, तो यानी कि a इक्वल टू नल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी कि यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। फिर कोई बोले कि सर डी वाला, ए पे भी आ जाएंगे, डी वाला। तो डी वाले में देखो मेरे भाई क्या करना है कि अगर हमने ये निकाल लिया है कि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, इसका मतलब देखना ध्यान सुनना, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है गुरुजी, तो इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट पक्का है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों सर? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है। इन्वर्टिबल के लिए डिटर्मिनेंट ए क्या चाहिए मेरे को? नॉन जीरो चाहिए। तो ए इनवर्स क्या कर रहा है मेरा? एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर है ना, इसमें प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स ए प्लस 2 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू, वैसे तो ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स लिखना चाहिए, लेकिन हमें पता है नल मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट नल ही हो जाएगा, है ना। और ए इनवर्स ए स्क्वायर क्या आएगा? तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इज आई और 2a इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसमें अगर एसोसिएटिव लगाते हो तो ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा? आई, और आई इंटू ए इज ए, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से 2a इनवर्स कितना आ रहा है मेरे भाई? तो सर जी 2a इनवर्स आ जाएगा, ये तो आई हो गया, और a प्लस आई, तो a प्लस आई उधर चला जाएगा, यानी बच्चों a इनवर्स आ जाएगा आपका हाफ ऑफ a प्लस आई। तो ये भी चीज काफी जटिल हो जाती है, मल्टीपल करेक्ट का सवाल होगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि कौन से सही होंगे, है ना। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये भी है ना। यहां थोड़ा गलती हो गया मुझे लगता है, मैंने माइनस साइन यहां पे गड़बड़ा दिया, क्योंकि यहां से दिख रहा है कि मेरे को 2a इनवर्स कितने के बराबर हो जाएगा? यस नेगेटिव ऑफ a प्लस आई, यानी a इनवर्स कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ हाफ इंटू a प्लस आई। तो यस मेरे भाई ये भी करेक्ट हो चुका है, बस अब सी ऑप्शन बच गया है, तो एक ऑप्शन तो होगा गलत, है ना, तो यानी यही ऑप्शन गलत होगा। बाकी कैसे चेक करेंगे कि सर ये सही होगा या गलत होगा या क्या होगा? तो भाई सिमेट्रिक के लिए हमारे पास एक कंडीशन होता है कि भाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। कैसे पता चलेगा सर कि ए ट्रांसपोज ए है या नहीं? तो मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात है यार, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज होगा। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज हो गया मतलब ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज दैट इज ए स्क्वायर। इनफैक्ट आपको पता होगा कि अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वैसे तो चलो ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से, ए ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि हम पहले वाले का अगर मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज, और ये तो बेटा 2i ही आएगा ना, इक्वल टू नल। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पे क्या बन रहा है मेरे भाई? ए स्क्वायर माइनस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, और 2i खत्म हो जाएगा। अब देखो a माइनस ए ट्रांसपोज तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बनेगा? a प्लस ए ट्रांसपोज
एक मिनट यार, इसमें थोड़ा सा मेरे को संदेह हो रहा है कि भाई हम इसको ब्रेक कर सकते हैं क्या, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज भी आएगा ना। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, यहां से मैं बस इसको बता देता हूं कि ये गलत कैसे हो सकता है प्रोबेबली, मतलब ये एक केस ले लिया है मुझे लगता है मेरे ख्याल से, है ना, कि ए ट्रांसपोज ए क्या होगा, सेम। लेट मी चेक, ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए, है ना, देख लीजिएगा। अब देखो, वैसे तो हमें पता है कि मैट्रिक्स इक्वेशन में ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो दिस डज नॉट इंप्लाई कि ए इज नल मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स, है ना, ये चीज आप समझते होंगे कि अगर ए बी अगर नल मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये जरूरी नहीं होता है कि ए या बी में से कोई नल मैट्रिक्स हो। हाँ, अगर किसी एक की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो तो भले दूसरा वाला क्या हो जाता है, नल मैट्रिक्स। तो यहां से ये भी देख सकते हो, यहां पे थोड़ा गड़बड़ है वैसे तो, क्योंकि यहां पे मुझे लगता है कि ये चीज फॉलो होनी पड़ेगी अगर ऐसे आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो, कि ए ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज ए। विल दैट बी फॉलोड हियर? तो चलो अगर मान लेते हैं कि ये फॉलो हो भी रहा है, तब भी हम यहां से ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ यही नल मैट्रिक्स होगा, है ना। तो यानी कि आप बोल सकते हो क्या कि यस, अगर सिमेट्रिक है तो ये सेटिस्फाइड तो हो जाएगा, है ना, सिमेट्रिक है तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो, क्योंकि हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग उल्टा कह रहे हैं कि ऐसा है तो बतलाइए कि भैया ए सिमेट्रिक है कि नहीं। उल्टा अगर मेरे से कोई पूछता है ना तो मैं बोल देता यस। अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या ये ट्रू होगा, तो हम लोग कि हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, वैसे भी हम जान सकते हैं कि भाई ये वाला जो ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है ना, क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं है कि ए क्या हो आपका सिमेट्रिक। थोड़ा सा और मैं क्लैरिटी दे देता हूं कि ये चीज हमने कैसे लिखी है, इसमें गड़बड़ मत करना यार, कि ऐसे फैक्टराइज मत कर लेना, क्योंकि यू शुड नो दिस थिंग कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, है ना, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर तो बन जाएगा दोबारा से, प्लस ए बी माइनस बी ए, तो यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए होगा ना, तभी ये हो पाएगा, है ना। देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो इसके बराबर तभी होगा जब ए बी इक्वल टू बी ए। तो अगर ये नहीं है या नहीं दिया हुआ कंडीशन में तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो ये जरूरी था। तो यहां पे मैंने ऐसे ब्रेक तो कर दिया, लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चलो अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन मान लो कि ये कंडीशन ही नहीं हो ट्रू, तो आप तो ऐसे तोड़ भी नहीं पाइएगा, समझ में आएगा। हाँ, ये जरूर बोल सकते हो कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहां पे दिख रहा ऑप्शन में कि दिस इज पॉसिबल, राइट। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए सिमेट्रिक इज इनकरेक्ट, है ना, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, राइट। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा है, फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो एक क्रैमर रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, तो आपको याद होगा मेरे ख्याल से कि डेल्टा इक्वल टू 0 विथ ऑल डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0, है ना। बस इसमें ध्यान रखेंगे कि पैरेलल प्लेन्स नहीं बनने चाहिए, पैरेलल प्लेन्स नहीं बनने चाहिए। क्या यहां पैरेलल प्लेन की कोई संभावना है? नहीं। यहां देख सकते हैं कि यहां पे पैरेलल प्लेन की कोई संभावना नहीं, क्योंकि 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2 एंड 1/3, है ना, तो इसलिए पैरेलल प्लेन की कोई संभावना नहीं, है ना। तो डेल्टा भी 0, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0, तो थोड़ा मेहनत का केस दिख रहा है यहां पे। तो पहला हम लोग देखते हैं 1 1 1 1 2 3 2 5 p हैज टू बी 0। अब इसमें थोड़ा घटा के कर लें क्या, जैसे अगर हम इसमें ये घटाते हैं तो देख सकते हो कि 1 1 2 क्या कर रहे हैं भाई, C2 को सर जी आप C2 माइनस C1 कर रहे हैं, और C3 को हम लोग लिख रहे हैं C3 माइनस C1। तो अगर ये दोनों चीजें अगर हम अप्लाई करते हैं यहां पे बेटा, तो देखिएगा यहां पे 0, यहां पे 1, 5 माइनस 2 3, यहां पे 0, यहां पे 2 और यहां p माइनस 2। तो दिस मीन्स मेरे ख्याल से यहां से आ जाएगा कि अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन करेंगे तो p माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब p की वैल्यू तो पक्का 8 आएगी। देखो हर एक में ऑप्शन है तो ऐसा हो रहा है ना, ये मान के चलिएगा कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि p प्लस क्यू इज गिवन टू बी समथिंग, तो हमने लेके p इक्वल टू 8। कोई बोले सबको 0 करके देखेगा, अरे किसी एक को करके देख लो ना, बात खत्म करते हैं ना।
तो डेल्टा एक्स करके देख लेते हैं ना। कोई बोले बाकी सर होगा नहीं होगा, तो भाई ये कह रहा है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो होगा ही, पक्की बात है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अलग बोला कि चलो पहले वाले कॉलम को फिर रिप्लेस करेंगे किस 614 क्यू से, पहले वाले को किससे रिप्लेस करेंगे 614 क्यू से। फिर अगला वाला क्या भैया 125, और फिर अगला वाला 13 और 8, ऐसे ही होगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, है ना। चाहो तो पहले कॉलम के लॉन्ग ओपन कर लो, तो 6 इंटू 16 माइनस 15, तो ये तो 1 हो जाएगा। माइनस 14 इंटू 8 माइनस 5 दैट इज 3, और प्लस क्यू इंटू 3 माइनस 2 दैट इज 1। दिस इज ऑल्सो 0, है ना, दिस इज ऑल्सो 0, देख लीजिएगा। तो दिस इंप्लाइज 6 माइनस 42, तो Q इक्वल टू 42 माइनस 6 सॉरी, तो 36, और ये 36 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, तो मुझे लगता है इसका सम कितना आना चाहिए आपका 44, है ना। अगर कैलकुलेशन सब सही है तो द आंसर इज गोइंग टू बी गाइस 44, ठीक है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं। 614Q 12513 P की वैल्यू हमने 8 निकाल ली है। P एक बार चेक कर लेते हैं, 0 2 P माइनस 2, P माइनस 2 माइनस 6 P माइनस 8 इज 0, तो P की वैल्यू 8, ठीक है ना। और इसके लॉन्ग ओपन कर रहे हैं, 8 दूनी 16 माइनस 15, तो 6 आ जाएगा, माइनस 42, ठीक है मेरे ख्याल से। तो 36,844 मिल भी रहा है, तो मेरे ख्याल से ये चीज। कोई बोले डेल्टा वाई डेल्टा जेड चेक नहीं किया, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि मान रहे हैं कि ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर नॉन एग्जिस्टेंट टाइप का होता तो फिर चेक कर सकते थे ना, कि कोई बोले कि डज नॉट एग्जिस्ट पी एंड क्यू में से कोई चीज, तो फिर हमें चेक करना पड़ता। अदरवाइज अभी मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है एग्जामिनेशन टाइम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए बच्चों, अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, काफी अच्छा सवाल लग रहा है। ए इज बीटा अल्फा 3, और इस तरीके से एक मैट्रिक्स है, और बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, तो हमें पता है सर कि डिटर्मिनेंट ए बी हो जाता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। अच्छा, डिटर्मिनेंट बी कैसे निकलेगा भाई, है ना, डिटर्मिनेंट बी कैसे निकलेगा भाई। तो डिटर्मिनेंट बी मेरे ख्याल से तो यार देखो, वैसे तो एग्जैक्टली कोफैक्टर नहीं है, मतलब एग्जैक्टली एडजॉइंट नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है। एडजॉइंट में एक डिग्री ऊपर जाते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि एडजॉइंट में हम लोग उस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, यहां पे है नहीं। लेकिन हम ये तो जरूर बोल सकते हैं ना कि अगर वो कोफैक्टर वाली ही मैट्रिक्स है तो उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है। यानी कि डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ भाई मेरे, दिस इज डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब, ठीक है भाई। तो डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब तो चमक गया सर, है ना, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब। अब हम करेंगे कैसे प्रोसीड, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। हम लोग एक एक करके जैसे इसका फैक्ट को फैक्टर लिखते हैं, जैसे 3 अल्फा है, इक्वेशंस बनेंगी यार खूब सारी, है ना। तो 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा का यहां लिखेगा तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, एक तो ये बना, ठीक है। दूसरा -9 का देखते हैं, तो -9 इज द कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, और यहां से ये जाएगा तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव होगा ना इसका, तो है ना, नेगेटिव होगा ना इसका, तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 बीटा आएगा क्या, एक मिनट, इसका आएगा, ये गया नहीं, प्लस बीटा स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा आप भी, है ना, बीटा स्क्वायर। एक बार और चेक करना पड़ेगा मुझे लगता है। 3 अल्फा का फिर देखते हैं, 3 अल्फा का तो पॉजिटिव ही रहेगा भाई, तो 3 अल्फा का आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, फिर माइनस अल्फा का आएगा, माइनस अल्फा का क्या आएगा भाई, ये तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा इजी इक्वेशन मिल गई, यहां से अल्फा डायरेक्टली हमारे को निकल के आ जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले तो उसके आगे अगर कुछ हो रहा है तो वो देख लेते हैं एक बार, है ना। देन इज 7, ये तो प्लस ही रहेगा, 2 अल्फा बीटा माइनस प्लस, और भी इक्वेशन है, क्योंकि देखना पड़ेगा कि सब मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे तो आंसर है तो मैच करनी चाहिए वैसे तो। फिर आएगा तुम्हारा -2 अल्फा, एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ लेट्स सी, ये वाले का है ना, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, आई थिंक दिस इज 2 अल्फा बीटा, है ना। यहां भी थोड़ा सा इजी तो पड़ रहा है। इसको मेरे ख्याल से क्लियर कर लिया हमने,
यहां फिर से आएगा भाई -2 अल्फा, खूब सारी इक्वेशन है भाई। फिर ये इसका आएगा अल्फा बीटा -3 अल्फा, चेक कर लेना है ना, इसका तो सेम ही आएगा ना अल्फा बीटा, हाँ ठीक है। 5 वाले का आएगा 5 इक्वल टू क्या आएगा, यहां तो माइनस आएगा ना, बीटा स्क्वायर -3 अल्फा, और लास्ट अब बच गया आपका -2 बीटा इक्वल टू, -2 बीटा इक्वल टू मेरे ख्याल से तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो पहले जो सबसे इजी वाली इक्वेशन है ना उसको अपन क्रैक करते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि ये वाली इक्वेशन थोड़ी इजी थी, तो यानी कि ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा उधर जाएगा तो प्लस अल्फा -2 अल्फा, -2 अल्फा ही होगा ना, इक्वल टू 0। माइनस अल्फा वाले का क्या आ रहा है भाई, माइनस अल्फा वाले का आ रहा है 2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा। तो यानी अल्फा की वैल्यू यहां से 0 आ रही है या फिर 1 आ रही है क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशंस हैं। ये माइनस अल्फा है, ये कौन सा पोजीशन है, नहीं यहां पे एक गड़बड़ है यार, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसका नेगेटिव होगा, ये प्लस अल्फा होगा यार, ये प्लस होगा, क्यों बेटा, या फिर यहां प्लस अगर नहीं करना है तो आप एक काम कीजिए, यहां माइनस अल्फा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां माइनस अल्फा ही रहने दीजिए, बट यहां जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड, इसकी जगह एक माइनस लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ये चीज होगी, ये चीज होगी, यानी हम लोगों ने माइनस उतरेगा तो -2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा इक्वल टू अल्फा, यानी 2 अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 या 2 में से कोई हो सकती है। अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें सेटिस्फाई हो रही है ना, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल हो गया है कि भाई अल्फा इक्वल टू 0 वाला केस लेके देखते हैं क्या बनता है। अल्फा इक्वल टू 0, नाउ आई होप कि सब सही चल रहा हो, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड है, अल्फा इक्वल टू 0 लोगे तो बीटा स्क्वायर 9 आएगा, तो बीटा की वैल्यू यहां +-3 आ रही है इस केस में, है ना। तो जरा देखें बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू +-3, ये सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फाइड है, ये तो सेटिस्फाइड है ही। अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू +-3, ये सेटिस्फाइड नहीं है भाई, है ना, अल्फा इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, यानी अब एक ही पॉसिबिलिटी बची है, अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 2 पे यहां देखना, यहां पे इस इक्वेशन को इजीली क्रैक कर सकते हैं, तो ये -4 इक्वल टू -4 बीटा, यानी बीटा की वैल्यू मेरे भाई 1 आ रही है, तो यानी अल्फा 2 बीटा 1 पे आप देखते हैं फाइनल यही रह गया, है ना, अगर ये नहीं सेटिस्फाई किया तो खेल खत्म हो जाएगा, वैसे करना ही पड़ेगा, अब तो बचेगा क्या, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 9 -9, दिस इज ओके। अल्फा इक्वल टू 2 पे इधर 6, 4 दूनी 8 -2 6, ये भी ठीक है, इधर 6, 4 + 2 6, ये भी ठीक है, ये तो ठीक है ही। अल्फा 2 पे देख सकते हैं 2 दूनी 4 + 3 7, बहुत बढ़िया, ये तो सेटिस्फाइड हो ही गया। -4 +2 -6 -4, ठीक है। 5 1 -6 -+5 हो ही गया होगा, तो -2 2 -4 -2, ठीक है, सब सेटिस्फाइड है, तो यानी अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि ए क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है मेरे ख्याल से तो, है ना, कितना आएगा 1 2 3, देन इज 2 2 1, एंड देन इज -1 2 4। भाई अगर इसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, है ना, तो बिल्कुल जस्ट जो भी ये कर लो, 8 - 2 दैट इज 6, -2 के साथ क्या आएगा मेरे भाई, ये खत्म हो जाएगा, 8 - 6, 8 - 6 इज 2, और फिर -1 के साथ क्या आएगा, 2 - 6 इज -4, तो ये +4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो मेरे ख्याल 6 आ रहा है, और डिटर्मिनेंट ये 6³ मतलब 216, 216। तो ये फाइनली अब जाके हुआ, क्योंकि ये सेटिस्फाई करना चेक करना पड़ेगा, नहीं तो अल्फा 0 और बीटा को +-3 से आगे बढ़ोगे
तो मुझे लगता है कि आंसर भी नहीं मिलने वाला है ना, कुछ तो 0 0 0 हो जाएगा। तो ये तो ऐसे भी देखकर हम डिस्कार्ड कर सकते थे कि भाई 0 का कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन 0 का ऑप्शन होता तो दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, तो खैर मैंने तो कंप्लीटली सॉल्व किया था। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्ट्रॉन्ग करना पड़ता, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 0 लेके चलते तो ऐसे ही दिख रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो फिर हमें 2 के हिसाब से ही चल जाना चाहिए था, है ना। लेकिन मैंने तो अभी सब चेक कर दिया। अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, जे एडवांस का है, और इसमें देखोगे ध्यान से तो पावर्स बहुत हाई है भाई। 2022 देखकर ये भी चमक गया होगा कि ये सवाल ईयर 2022 में पूछा गया होगा, है ना। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर ऐसे हाई पावर वाले सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ये बहुत ही अपने आप में फंडामेंटल विचार है, तो इसलिए ध्यान सुनिएगा। हम इस तरह के केसेस में क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक आई और एक जो बच गया। तो हम लोग बोलेंगे कि m को हम इस तरीके से रिप्लेस करने वाले हैं, m इक्वल टू आई प्लस आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1001। बाकी इसमें देखो रिपीटिशन करने के बाद ना एम स्क्वायर एम क्यूब निकालने के बाद एक वो भी बन जाती है, सीरीज भी बन जाती है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा ना, दैट इज नॉट अ बिग इशू। आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। दो मेथड है, मैं दूसरे वाले मेथड को अभी फोकस कर रहा हूं, है ना। पहला मेथड क्या है भाई कि आप पैटर्न बना के सोल्व कर सकते हैं, पैटर्न भी बन जाएगा, सोल्व भी हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसको आई ब्रेक कर दो इधर, है ना, आई ब्रेक कर दो, तो 5/2 का यहां 3/2 बनेगा, इधर 3/2 बनेगा, और यहां मेरे ख्याल से -3/2 बनेगा, और यहां भी शायद -3/2 बनेगा। देख लो, 3/2 + 1 5/2, 3/2 + 0 3/2, -3/2 + 0, ठीक है, -3/2 + 1 इज -1। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा आई, और यहां पे इसको 3/2 बाहर निकालोगे तो जो मैट्रिक्स अब बचेगा उसको हम ए कॉल कर देते हैं, 1 1 -1 -1। ये बहुत प्यारी मैट्रिक्स है यार। एक बार इसका स्क्वायर निकाल के देखो, इसको मैं 3/2 ए बोल देता हूं। ए का स्क्वायर निकाल के देखो, है ना, ए का स्क्वायर निकाल के देखो। तो चलिए ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं भैया। आइए, 1 1 -1 -1 1 1, एंड दिस इज गोइंग टू बी, देखना, 1 × 1 1 × -1 0, 1 × 1 1 × -1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0। आप देखो ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ गया। यानी यहां से आप बाइनोमियल लगा के खेल सकते हो गुरु, बाइनोमियल लगा के खेल सकते हो। कैसे सर, m की पावर 2022 विल मीन i + 3/2 a की पावर 2022। तो बच्चों पहला टर्म इसके हिसाब से क्या आएगा, 2022 C0, i की पावर 2022, i की पावर 2022 इज सिंपली i। अगला क्या आएगा सर, 2022, अगला टर्म क्या आएगा सर, 2022 C1, है ना, i की पावर 2021 जो कि i ही होगा, और 3/2 × a। बच्चों इसके आगे के टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ और सिर्फ नल मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर आएगा, ए क्यूब आएगा। तो अगर ए स्क्वायर वंस इज नल मैट्रिक्स, तो ए क्यूब ये सब नल मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या बन गया, ये आई प्लस 2022 इंटू 3/2 इंटू ए कितना है भैया, अभी लिखा था 1 1 -1 -1। तो बच्चों ये 1011, यानी कि हम लोग आई को लिखें 1001 प्लस 3033, तो यहां पे बनेगा 3033 3033, और यहां दोनों नेगेटिव में -3033 -3033। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो पहला टर्म तो बेटा 3034 3033 -3033 -3032, ऐसा कुछ मिलेगा। तो 3034 3033 -3033 -3032, यानी मेरे भाई ए ऑप्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाइयर पावर वाले सवालों को सॉल्व करने का एक बेसिक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल ही मुझे लगता है काफी बढ़िया और शानदार लग रहा है ना। क्या देख सकते हैं, 5a 2 - b और 3 a इंटू एडजॉइंट ए, ओ वाओ, ए ट्रांसपोज। तो ये तो मेरे भाई डिटर्मिनेंट a इंटू आई आ जाएगा। वैसे अगर हम
इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉन जीरो लेकर चलें तो ये तो काफी इजी बन जाएगा ना। है ना, अगर ये 10a प्लस 3b अगर नॉन जीरो लेके चले, a के सी लेके चलते हैं, देखते हैं इसमें आंसर आता नहीं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि a हट जाएगा तुरंत और एडजॉइंट a इज a ट्रांसपोज तो जल्दी बन जाएगा सॉल्व। अगर हम ये नॉन जीरो लेके चलते हैं तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, यानी कि हम डिटर्मिनेंट a अगर नॉन जीरो लेके चल रहे हैं तो दिस इंप्लाइज a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स a एडजॉइंट a इक्वल टू a इनवर्स a इंटू a ट्रांसपोज। मेरे भाई ये आप समझ रहे हैं ना कि ये I बन जाएगा, यानी कि एडजॉइंट a और a ट्रांसपोज आर गोइंग टू बी सेम। व्हाट इज एडजॉइंट a ऑफ 2/2? तो हम लोगों ने बोला था ना कि आप इस वाले को इंटरचेंज कीजिएगा, तो 2 5a और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज कीजिएगा b माइनस 3, और a ट्रांसपोज तो मेरे भाई क्या आ जाएगा 5a माइनस b, 5a माइनस b, है ना, और 3 2, जिसका मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू तो भाई 5/2 नहीं 2/5, और b की वैल्यू मुझे लग रहा है 3 आएगी, आप देख लो। तो 10a कितना आएगा, तो 10a आ जाएगा आपका 10 इंटू 2/5 दैट इज 4, और 3b कितना आ जाएगा 9, तो दिस इज नॉन जीरो, है ना, 9 4 13, ठीक है। तो a ये आ गया और b ये आ गया, तो 5a कितना आ गया, 5a आ गया मेरे भाई 2 और b आ गया 3, तो 2 + 3 शायद इसका आंसर 5 होगा। कोई बोले दूसरा केस लेके देख सकते हो तो ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे आंसर मिल रहा है तो हम लोग इसमें ज्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा शीशा लेदर ना करें। इस सवाल की बात कर रहा था इस साल ये आया है जेईई मेंस के अंदर, और ये अपने आप में काफी बढ़िया सवाल है यार, है ना, इसको करने में बहुत गलतियां हो सकती है ना, क्योंकि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज याद रखने के बावजूद कहाँ स्क्वायर का क्यूब हो रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, है ना। तो मैं पहले तो कुछ चीजें लिख देता हूं यहाँ पे जो कि हम यूज कर सकते हैं इस वाले में, और ये आपको याद भी रहना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ के अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था मैंने, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। हालांकि ये 3/3 का है तो मैं 3/3 के हिसाब से लिख देता हूं, के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए 3/3 के लिए, a इज 3/3। और कभी भी अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a निकालेंगे 3/3 के लिए, ये सब 3/3 के लिए, दिस इज डिटर्मिनेंट a स्क्वायर। एक चीज और लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ के कभी लिखना है 3/3 के लिए, ध्यान रखिएगा, दिस इज के स्क्वायर टाइम्स एडजॉइंट ए। इनको यूज करना पड़ सकता है ना, मुझे लगता है सारे ही यूज होंगे, देखकर तो मुझे अभी यही लग रहा है। सबसे पहले तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3, तो इस पूरे को आप सोचिए ना कि ये b है, तो आपके लिए क्या है, डिटर्मिनेंट 3b है। तो अगर डिटर्मिनेंट 3b है तो अभी हमने देखा ना डिटर्मिनेंट 3b को कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। डिटर्मिनेंट ऑफ b आप समझ गए नहीं, यहां से लेकर यहां तक जो भी लिखा है ना सब लिख दीजिए। मैं डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिख देता हूं, है ना, इंटू ए, है ना। अब सोचिए 3 क्यूब तो हो गया सर, अब आगे तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ये एडजॉइंट, इसको सी मान लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट सी, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट सी इज डिटर्मिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर मतलब 2 एडजॉइंट ए, सॉरी एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। ये सी है पूरा, देखिए सी देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट सी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ सी का होल स्क्वायर। अच्छा यहां भी अब समझ में आ गया सर, तो 3 क्यूब। अब फिर से यहां देखिए अंदर ये वाली चीज को अपन डी मान लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट 2d हो गया, है ना, डिटर्मिनेंट 2d हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आप देख रहे थे ये था, तो डिटर्मिनेंट 2d मतलब 2 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट डी मतलब एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, का पूरे का स्क्वायर, है ना। अभी ये इसके बराबर दिया हुआ है तो वो बाद में देख लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2 क्यूब का 2 की पावर 6 बाहर निकल जाएगा। आप देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर से इसको ई बोल दीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या होगा, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी इसको ई मत बोलिए, हाँ इसको ई बोलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ई इज
है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ई इज, फिर से सुनिएगा, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ई का स्क्वायर, मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू ए का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलरेडी है तो 4 पावर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां पर, यहां तक मेरे ख्याल सब सिंपल था, ये 2 क्यूब का स्क्वायर 2 की पावर 6 हमने बाहर निकाल दिया। अब ये बचा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ई, एडजॉइंट ई का डिटर्मिनेंट हो गया डिटर्मिनेंट ई का स्क्वायर, और पहले से स्क्वायर है तो पावर क्या हो जाएगा 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ई मतलब ये हो गया, तो ये मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया, है ना। तो फिर से एक बार देखते हैं, सॉरी के इंटू ए हो गया, तो के इंटू ए देख लेना, यहां पे के क्यूब मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 इज इक्वल टू, अब फाइनली लिख देते हैं 3 की पावर -13, 2 की पावर -10, इसको उधर ले जाते हैं, है ना। यहां पे देखिएगा, यहां पे अब एक लास्ट स्टेप देखना है, डिटर्मिनेंट ए क्यूब डिटर्मिनेंट ए की पावर डिटर्मिनेंट ए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 की पावर 4 हो रहा है, और इक्वल टू देखना, ये 3 की पावर 3 इधर जाएगा, -13 है तो नीचे जाएगा तो -3 होगा, और ऊपर जाके, या फिर मैं लिख ही देता हूं 3 की पावर -13 इंटू 2 की पावर -10 अपॉन कितना आएगा मेरे भाई 3 की पावर -3 2 की पावर -6, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुंदर खेल दिखा रहा है। 3 की पावर -16 और 2 की पावर -16 है ना, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी 6 की पावर -16, और यहां मेरे भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 16 आ रहा है, तो इवन पावर है, तो मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट ए यहां से 2 वैल्यूज दे सकता है, +-1/6, है ना। डिटर्मिनेंट ए की 2 वैल्यूज आ रही हैं +-1/6, बहुत ही कमाल का सिंप्लीफिकेशन है, ये वाला यूज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, है ना। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ एडजॉइंट के टाइप का यूज करूंगा, लेकिन मैंने उसको दूसरी तरीके से हैंडल कर लिया, इसलिए बच गया, है ना। तो मोस्टली हमने इन दोनों प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किया है ना, इसीलिए मैंने इसको ऊपर लिखा है। ये तीसरा मैंने यहाँ देखा तो मुझे लगा शायद यूज हो रहा होगा, तो उसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन छोड़ो यार, क्या ही करना। अब यहां देखना, अब यहां पे आ रहा है डिटर्मिनेंट उधर छूट गया है, डिटर्मिनेंट उधर छूट गया 3 टाइम्स एडजॉइंट टू ए, तो भाई फिर से यहां पे दिख रहा है ना कि ये बन गया यही वाला 3 इंटू अ मैट्रिक्स, इसको हम एक मैट्रिक्स Z कहते हैं या X कहते हैं, तो डिटर्मिनेंट 3x इज 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट X, मतलब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट टू ए, और यहां पे एक बार और आई है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट टू ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2a का होल स्क्वायर, है ना, दैट इज 3 क्यूब, और डिटर्मिनेंट 2a फिर से यही प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, तो 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a का स्क्वायर, यानी बच्चों ये 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 6, ये क्या लिख दिया मैंने, 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 6, और यहां मेरे भाई बन रहा है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर लिखोगे तो 1/36 है, 1/36 मतलब 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, तो 3 बच जाएगा, और 2 की पावर 4, तो मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहां 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n है, तो m की वैल्यू मेरे भाई 4 आ रही है, और n की वैल्यू शायद 1 आ रही है, तो 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि द आंसर इज गोइंग टू बी 14। तो आप देख सकते हो कि कमाल की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया है इस सवाल में, और काफी पेशेंटली इनको करोगे तब जाके आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को थोड़ा यूज करना अच्छा सीख लीजिएगा। मेरा क्या कहना है कि 3 दिन के बाद इस सवाल को फिर से ट्राई कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है क्यों कि ये सवाल अपने आप में एक बेंचमार्क सवाल है। अगर आप हर एक 3-3 दिन के अंतराल पे अगर सही करते गए तो इस तरह के सवाल में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल सही होगा। मतलब पहला सवाल जब आप ये देखिएगा, मतलब इन्होंने एक ऐसा सवाल ही क्रिएट कर दिया है कि अब आप इस तरह के आने वाले सवालों को शायद गलत नहीं करेंगे अगर इस सवाल को अच्छी तरीके से करना सीख गए। एट एवरी स्टेप आपने वो पेशेंस रख लिया, समझ में आ गया तो जरूर करके देखिएगा, है ना, 2-3 बार, सो दैट कि इस तरह का क्वेश्चन जब अगली बार आए अटेम्प्ट में तो आप फोड़ ही दीजिए।
ये जेई एडवांस का पीवाई क्यूज है, और ये मुझे ध्यान है जहां तक ये भी कमाल का सवाल है ना। एक बार देखिए आप लोग करके। ओके, बोला है कि देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या हो गया कि सेट आर में इन्वर्टिबल मतलब जिसके इनवर्स निकाले जा सके, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। तो पहले तो हम इस मैट्रिक्स को अगर ए बोल देते हैं, इसको अगर ए बोल देते हैं, तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप थर्ड वाले रो के लॉन्ग ओपन कीजिएगा तो ये आएगा -5 इंटू ए डी माइनस बी सी, या फिर 5 इंटू ए सी माइनस बी डी। भाई आप चाहते हो है ना, ध्यान सुनना, आप चाहते हो कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकले, यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो। यानी अल्टीमेटली आपको तो क्या चाहिए भैया कि बीसी माइनस एडी बताओ कि जब एबीसीडी इनमें से हो तो कितनी बार नॉन जीरो हो सकता है। तो वैसे ही एबीसीडी सेलेक्ट करना पड़ेगा मेरे भाई। अब सवाल यह है कि अगर नॉन जीरो निकालने जाओगे तो हालत खराब कर देगा ये, क्योंकि नॉन जीरो में तो बहुत सारी तरीके से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो कोई बोले कि सर कैसे करेंगे, जैसे देखो ना, नॉन जीरो के लिए आप हो सकता है एक को जीरो लो, एक को 3 लो, और इनमें से कोई नॉन जीरो 2 टर्म ले लो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो इस तरह के सवालों में देखो हमेशा 2 चीजें याद रखना, ये बेसिकली ना मैट्रिक्स का सवाल ही नहीं है आप अगर ध्यान देखो तो रूपरेखा सिर्फ मैट्रिक्स की है, लेकिन अंदर सवाल ये कहीं ना कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी वेज दिस इज नॉन जीरो जब एबीसीडी आपकी ये वैल्यूज ले रहा है ना। तो अल्टीमेटली हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अब इसके बाद तो पीएनसी का ही सवाल है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसमें बहुत बार पीएनसी में आप देखते होंगे कि हमसे पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। हमेशा अपने दिमाग में ये दोनों बातें लेके चलेगा। तो एक तो तरीका है कि जो सवाल पूछ रहा है कि भाई ये कितनी तरीके से हो सकता है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से कर दीजिए और देखिए कि भाई कितने वेज आ रहे हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप टोटल वेज निकाल लीजिए और जो वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना उसको माइनस कर दीजिए। दिस इज अनदर वे टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, और समटाइम्स दिस इज वेरी फास्ट देन द प्रीवियस वन, कि जिसमें हम डायरेक्ट कैलकुलेशन में जा रहे होंगे। जैसे अगर यहां नॉन जीरो निकालने जाओगे तो बहुत समय लगेगा। तो इट इज बेटर कि आप ये फाइंड आउट कर लो कि भाई बीसी माइनस एडी जीरो कब हो रहा है, और ये चेक करने के बाद कि बीसी माइनस एडी जीरो कब हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं सिंपल आप क्या करो कि टोटल जितने मैट्रिक्स बन सकते थे उसमें से ये संख्या घटा दो। तो पहले तो हम देख लेते हैं भाई टोटल मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है सब, तो बी को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सी को सिलेक्ट करने के 8, ए और डी, क्योंकि डिफरेंट तो लिखा ही नहीं ना, सेम भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि एक 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्योंकि एबीसीडी इज डिफरेंट ऐसा लिखा ही नहीं है, तो दे कैन रिपीट, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे। तो हम लोग ले टोटल मैट्रिक्स इज total matrix is 8 into 8 into 8, that is 8 raised to the power 4, that is 64 का स्क्वायर। और 64 का स्क्वायर अगर आप निकालते हैं तो ये मुझे लग रहा है 4096 टाइप का होना चाहिए। बाकी एक बार चेक कर लें। 4096 आ रहा है। तो 40 क्या आ रहा है, 96 आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो ये टोटल मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं ये जीरो कैसे कैसे हो सकता है। तो इसमें हम 2 केसेस बना रहे हैं भाई, है ना। ये जीरो कैसे कैसे हो सकता है, तो इसमें हम लोगों ने क्या बोला कि भाई 2 केसेस बना रहे हैं। एक केस क्या बना रहे हैं, जीरो इज इंक्लूडेड इन एलिमेंट, है ना। मतलब हम लोग कि एबीसीडी में कोई जीरो हो सकता है, और दूसरा केस की जीरो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे। को बोले जीरो इंक्लूड कर रहे हैं मतलब क्या सर, जीरो इंक्लूड कर रहे हैं मतलब एबीसीडी में कोई जीरो हो सकता है। तो हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक केस था कि चारों ही जीरो हो जाए तो भी जीरो बन जाएगा, चारों ही जीरो हो जाए। को बोले कि एक केस तो ये हो गया सर। एक केस हो सकता है कि इनमें से कोई भी 3 जीरो हो जाए, जैसे ये 2 जीरो हो गया, ये 1 जीरो हो गया, और डी कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो अलग कि एक केस हो गया कि चारों जीरो हो जाए, फिर मैक्सिमम कितने, 3 जीरोस हो जाए, है ना, 3 जीरोस हो जाए। तो अब इनमें से एबीसीडी में कोई भी 3 जीरो हो सकते हैं, तो 4C3 से 3 एलिमेंट पकड़ेंगे तो एबीसीडी में 3 आ जाएंगे, हो सकता है एसीडी आ जाए, हो सकता है एबी डिविलियर्स आ जाए, या कोई भी आ जाए, है ना, तो उनको जीरो टिका देंगे, और एक जो बच गया वो नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो कितने हैं, 7, तो 4C3 इंटू 7। अब क्या बोलोगे सर, अब सर हो सकता हो 2 जीरो बन रहा हो, तो 2 जीरो में कैसे होगा कि सो दैट इट बिकम्स जीरो, तो इन दोनों में एक जीरो होना पड़ेगा और इन दोनों में भी एक जीरो होना पड़ेगा, है ना, ऐसे ही सोचना पड़ेगा मेरे को। तो यानी एक जीरो और एक नॉन जीरो, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से बनना चाहिए। तो हमने बोला क्या कि इन दोनों में से एक जीरो, सॉरी इन दोनों में से कोई एक जीरो, हां ठीक है, और इन दोनों में से कोई एक जीरो, तो 2C1 और एक को जीरो कर दिया, और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, क्योंकि हमने जीरो वाले केसेस अलग अलग करके सोच रहा हूं, है ना, तो नॉन जीरो है, तो 7 इंटू 7 दैट इज 7 स्क्वायर। और क्या हो सकता है सर, तो हमने बोला कि 4 जीरो हो जाए, 3 जीरो हो जाए, 2 जीरो हो जाए, 2 जीरो में भी एक साइड ही दोनों जीरो मत ले लेना, नहीं तो फिर ये नॉन जीरो होगा, क्योंकि मान लो इसी साइड तुमने दोनों जीरो ले लिया तो फिर ये तो नॉन जीरो लेना पड़ेगा ना, तो ये तो नॉन जीरो आ जाएगा। तो हमने बोला एक इधर में जीरो, एक इधर में जीरो, तो बी और सी में से एक जीरो कोई भी एलिमेंट करने के लिए 2C1 से एक एलिमेंट पकड़ के उसको जीरो, और 2C1 से इधर एक एलिमेंट पकड़ के जीरो, और बचा हुआ जो अब एक बच गया ना, तो वो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे, है ना। कोई बोले उसमें कोई जीरो ले ले तो फिर इधर वाले केसेस में रिपीट आ जाएगा यार, है ना, तो वो समझिएगा। अच्छा एक जीरो लेकर हो सकता है क्या, तो एक जीरो लेकर तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक जीरो लोगे तो एक पार्ट जीरो होगा, एक पार्ट नॉन जीरो होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे तो लग रहा है कि ये कहानी यहां पे स्टॉप कर देनी चाहिए मुझे। ये एक बार निकाले क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 + 28, और ये 7 7 49, 9 चौक 36 के 6, ये मुझे लग रहा है 225 आ रहा है बॉस, 225 आ रहा है। तो जीरो इज इंक्लूडेड वाले में तो मुझे लग रहा है कि 225 ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे जो नॉन इन्वर्टिबल होंगे या जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगी। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। अब बड़ा शानदार सवाल आ गया। अब हमारे को अगर जीरो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी पार्ट जीरो नहीं होगा, ना तो ये जीरो होगा ना तो ये जीरो होगा, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होनी पड़ेगी भाई। अब वैल्यू सेम होने के लिए जब मैं इन नंबर्स, अच्छा जीरो अब ले नहीं रहे तो उसको हटा देते हैं। अब मैं जब इनमें से कोई दो नंबर लूंगा, तो जैसे 3 इंटू 5 15, किसी कोई कहीं 15 नहीं है, जानबूझ के ऐसे नंबर दिया है, नहीं तो फिर बहुत बहुत लेंदी हो जाता सवाल। 3 इंटू 7 21 नहीं है, 11 इंटू 7 77 नहीं है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर आपने जो प्रोडक्ट किया इधर जो प्रोडक्ट किया वो एक ही नंबर कंटेन कर पाए। यानी क्या होगा कि जैसे एक मान लीजिए इधर आपने 3 5 लिया तो ये 15 बन गया, तो इधर भी 15 बनाना पड़ेगा। कैसे 15 बनाओगे, या तो 5 3 लोगे या 3 5 लोगे। मतलब बड़ा ही सुंदर सा केस लग रहा है मुझे कि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, 7C2। अब सोचो अगर 7C2 से मान लो कि मैंने 7 और 11 लिया, तो इनमें एक साथ एक 11 या एक 11 एक साथ, मतलब कितनी तरीके से 2 फैक्टोरियल, और ऐसा ही इधर भी 2 फैक्टोरियल। ये हो गया, खेल खत्म। तो यानी ये बन जाएगा 21 इंटू 4, है ना। 21 इंटू 4 मतलब मेरे ख्याल से तो 84 आ रहा है। कि हमने सात में से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिया और ये कर लिया। जीरो वाले केस में और तो कोई केस नहीं है ना मेरे ख्याल से, तो शायद हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है। कोई केस छूटा तो नहीं है ना, सात में से दो ही है ना, सात ही एलिमेंट है, नहीं है। कि कभी कभी इस तरह केसेस में क्या होता है ना कि केसेस कुछ छूट जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बारीकी से एक बार और ऑब्जर्व कर लेते हैं। जीरो इंक्लूडेड वाले केस में हमने बोला कि चारों जीरो हो जाए, तो एक केस हो गया। 3 जीरो हो जाए तो 4 में से 3 उठा लिया, और किसी एक को, इसमें 8 ही है ना, एलिमेंट्स 8 ही है ना, हाँ 8 है। यस, 4 में से 3 उठा लिया और किसी उसको जीरो कर लिया और ये बच गया। मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि कुछ रह रहा है शायद। फिर दो जीरोस लिए तो 2C1 2C1, मतलब इन दोनों में से कोई एक उठा के जीरो कर दिया, एक कोई उठा के जीरो कर दिया, और बचे हुए के लिए 7 इंटू 7 7 स्क्वायर।
और एक जीरो लेंगे तो बनेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि एक जीरो लेते ही दूसरा वाला नॉन जीरो होगा, तो ये तो फिर केस नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से इधर भी ठीक ही है। तो 8 से 14 15 के 5, तो ये तो ठीक है यार। और जीरो जब हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जीरो जब हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से तो हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे होंगे, तो 7 में से 2 ले लिया हमने, और उन दोनों एलिमेंट को हमने यहां टिकाया। तो जैसे मान लो कि हमने 7 और 11 लिया, तो 7 11 11 7, 7 11 11 7, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये हमने ठीक तोड़ा ना, 7 6 42 बटा 2 21। इसमें एक केस रहता है यार अभी जस्ट चमका, इसमें एक केस रहता है। इसको सॉरी, इसको एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं ना, प्लस एक केस और हो सकता है यार, प्लस एक केस और हो सकता है। क्या सर? सारे एलिमेंट सेम हो जाए, सारे एलिमेंट सेम हो जाए, मतलब ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, ये तो मैंने डिफरेंट में ले लिया ना यार। ऐसा हो सकता है ना कि सारे के सारे 3 हो, तो 9 - 9 0, है ना, 25 - 20, मतलब 7 केस इसमें और आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये हो जाएगा 84 अभी निकाला था, और प्लस 7 कितना हो जाएगा 91। तो ये रहता था, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि टोटल कितना आएगा 225 प्लस 91, तो 6 316 आ रहा है। तो लेकिन टोटल में से अगर हम घटाएं तो ये 0 आ जाएगा, तो द आंसर विल बी व्हाट 3780, है ना, द आंसर विल बी 3780। तो एक केस रह गया था, है ना। मुझे थोड़ा फील भी तो आ रहा था कि भाई ये सब जब इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से दे रहा है, दुरुस्त है। आगे शायद डिटर्मिनेंट के हैं, है ना। यहां बोला है कि गिवन 2x - y + 2z और ये इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन बोल रहे होंगे, है ना, नो सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे भाई, नो सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा किसके बराबर हो जाता है भैया, 0 के बराबर हो जाता है ना, है ना, डेल्टा। तो डेल्टा निकाल लीजिए, तो इजी लग रहा है, 2 - 1 2, 1 - 2 1, एंड 1 1 लैम्डा। तो हम लोग क्या कि ऑफ कोर्स यहां पे ओपन करेंगे, तो 2 × -2 लैम्डा -1 प्लस 1 इंटू, है ना, ये गया लैम्डा -1 और प्लस 2 × 1 + 2 दैट इज 3। तो मुझे लग रहा है -4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -1 + 6, है ना। तो यहां ये मेरे ख्याल से -3 लैम्डा बन रहा है, और ये -3, तो +3 लैम्डा शायद 1 आएगा, है ना, लैम्डा शायद 1 आएगा। कोई बोले सर नो सॉल्यूशन में तो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z में कोई ना कोई नॉन जीरो होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो यहाँ फुलफिल हो रहा होगा, क्योंकि लैम्डा की एक ही वैल्यू आ रही है। एक से ज्यादा आती तो फिर मैं सोच रहा होता, या फिर ऐसा होता कि लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर हमें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z सब चेक कर देना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने गिवन द टाइम, तो उसके हिसाब से ये चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में बोला है पी क्यू आर इज नॉन जीरो, मतलब ना तो पी जीरो होगा, ना तो क्यू, ना तो आर, है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिख के बतलाइए क्या होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं क्या कि होमोजेनस इक्वेशन के साथ ही यूज होगा, ध्यान रखिएगा, होमोजेनस इक्वेशन के साथ ही होगा। और नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया, डेल्टा जीरो के बराबर, डेल्टा जीरो के बराबर। अगर अभी आप भूल चुके हैं बेटा, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। वैसे तो मैंने बतला दिया कि नॉन ट्रिवियल में डेल्टा क्या होता है, जीरो। तो होमोजेनस इक्वेशन मतलब d1 d2 d3 जीरो होता है। p + a bc, p + a bc, a q + b c, a b r + c, ये चीज हमारे को जीरो दी हुई है, और हमें बताना है कि a/p + b/q + c/r के बारे में क्या करना है ना, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और ऐसे हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं लिखता हूं R2 goes to R2 - R1 एंड R3 goes to R3 - R1, है ना। तो ये वाला क्या बनेगा देखना, अगर आप पहले रो को कुछ नहीं कर रहे हैं तो पहला रो एज इट इज आ जाएगा। दूसरा रो क्या आएगा, -p q 0 -p
0 R। अब मेरे ख्याल से इसको ओपन कर दीजिए, फर्स्ट वाले रो के अलॉन्ग ही ओपन कर लीजिए, तो P प्लस A इंटू क्यू आर, ठीक है। फिर माइनस बी, या फिर फर्स्ट वाले कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर लीजिए, तो प्लस P बी आर पी वी आर माइनस P तो प्लस सी क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी हेयर यू हैव पी क्यू आर प्लस ए क्यू आर प्लस पी बी आर प्लस पी सी क्यू इक्वल टू 0। अब एक काम कीजिए, नीचे पी क्यू आर है तो पी क्यू आर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 बन जाएगा। पी क्यू आर अपॉन पी क्यू आर, पी क्यू आर अपॉन पी क्यू आर इज ए बाई पी, पी क्यू आर अपॉन दिस इज पी क्यू आर, तो बी अपॉन क्यू, और फिर मुझे लगता है सी अपॉन आर, तो यानी ए बाई पी प्लस बी बाई क्यू प्लस सी बाई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1। तो यानी यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका -1। आगे बढ़ते हैं बच्चों। A is an idempotent matrix and I is the identity matrix। तो देखो idempotent का क्या कंडीशन होता है भाई कि a स्क्वायर a होता है। अगर a स्क्वायर a होता है तो बेटा a क्यूब भी a होता है, a की पावर 4 भी a होता है ना। अगर a स्क्वायर a हो गया तो ये सब अपने आप आता जाएगा। कैसे सर, a से मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो a क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर, और a स्क्वायर a है तो दिख रहे हो ना कि a क्यूब भी a आ गया। ऐसे a की पावर 4, a की पावर 5, ये सब के सब a के बराबर आते जाएंगे, राइट। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। इसको हम लोग अगर ओपन करते हैं बाइनोमियली, तो क्या आएगा nc0 i की पावर n दैट इज i प्लस nc1 i की पावर n-1 इंटू a, i की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर a क्यूब, एंड दिस इज फाइनली ncn a की पावर n, ऐसा आएगा। अब एक चीज देखिएगा, अगर ये है ना, अगर ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर सर a होगा, a क्यूब क्या होगा, a क्यूब भी सर a होगा, और a की पावर n ऐसे ही क्या आएगा सर a आएगा। यानी बच्चों यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि nc0 तो 1 हो गया, तो i प्लस, और यहां बनने वाला है nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn, और बाहर कौन आ रहा है a। इसको पहचानते हैं क्या, इसको पहचानते हैं इस सम को। तो अगर आपको ध्यान हो तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 टिल ncn इज 2 रेज टू द पावर n, है ना। तो nc0 का अगर उधर ले जाओगे तो nc1 से लेकर ncn तक का सम क्या आएगा 2 की पावर n-1। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि दिस इज i प्लस 2 की पावर n-1 इंटू a, मतलब k की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो सर जी k-1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा इसमें c कैलकाटा, है ना। कितना आएगा c कैलकाटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये भी मैट्रिक्स का ही सवाल है वैसे, तो देख लेते हैं और कितनी स्लाइड्स बाकी है हमारे पास। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को इंक्लूड करके 1 2 3 4, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। मेरे ख्याल से ये चीज हो ही गई है करीब करीब, है ना। तो इस पर्टिकुलर सवाल पे आइए, फिर से देखिए। मैट्रिक्स ए है आइडेम्पोटेंट, मतलब फिर से a स्क्वायर a के बराबर है, और हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ जीपी टाइप का जरूर बन रहा होगा, है ना। ऐसे चीजों को देखकर फील यही आता है, ये एजीपी टाइप का कुछ ऐसी ही चीजें बन रही होंगी। तो डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, अरे बहुत बढ़िया बात बोल दिया है, तो है ना। तो हम लोग बोले कैसे सर, तो ए स्क्वायर अगर ए है, ध्यान रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो ध्यान रखिएगा अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए को आई ही होना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो क्या कहेंगे सर जी, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर हम इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर को लिख दीजिए ना ए इंटू ए, और इसको एसोसिएटिव यूज कर लीजिए, तो ए इनवर्स ए आई हो जाएगा, तो ए इंटू आई ए, और इधर आई। तो आप देख लीजिए कि जो मैट्रिक्स ए है वो आई ही है। तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए देन, तो ट्रेस ऑफ ए 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3 हो गया। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 1, तो यानी ये सीरीज बन गई, देखिए 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब टिल इंफिनिटी। तो ये तो मुझे लगता है शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि a सिंपली आई आ गया। तो 1/1 माइनस 1/3 3/2 आई थिंक, है ना, 3/2, सी ऑप्शन, इजी क्वेश्चन। लेकिन अगर ये पता नहीं है तो फिर उलझोगे। अगले सवाल पे आइए। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, शायद लैम्डा ही होगा,
फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज अ नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब फिर से वही डेल्टा जीरो करना है, तो पहले तो उसको थोड़ा अरेंज करके लिखिए ना, 2 माइनस लैम्डा इंटू x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। फिर अगला देखिएगा 2x1 माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा इंटू x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। लास्ट वन माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x3 इक्वल टू 0। क्या करना होगा? तो भाई डेल्टा जीरो करना होगा सर जी, तो डेल्टा निकालो, डेल्टा निकालो। तो डेल्टा आएगा बॉस 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 1, 2 माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा और माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड बी 0। तो अगर अपन ओपन करेंगे तो थोड़ा भारी काम तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा यार, है ना, कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो दिस इज 2 माइनस लैम्डा और अंदर देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 है ना, इसके साथ ओपन कर रहे हैं ना फर्स्ट रो के साथ। प्लस 2 में क्या आएगा अंदर माइनस 2 लैम्डा और प्लस 2 और प्लस 1 के साथ क्या आएगा भैया, 1 के साथ क्या आएगा 4 और माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्डा। अब जरा देखिए क्या बन रहा है, क्या बन रहा है ना। तो मुझे लग रहा है देखो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 8 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे आएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 और लास्ट में आएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस लैम्डा। भाई माइनस लैम्डा क्यूब तो दिख रहा है मुझे, लैम्डा स्क्वायर में देखना 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इज माइनस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा में देखना 6 लैम्डा 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा गया और 6 लैम्डा माइनस लैम्डा इज 5 लैम्डा। और बताओ, तो माइनस 8 और 4 प्लस 1 5 आ रहा है ना, तो 4 प्लस 1 5 आ रहा है, तो मतलब माइनस 3 आएगा। यानी बच्चों यहां पे शायद बन रहा है लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3। तो लैम्डा इक्वल टू 1 तो इसको पक्का सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 1 2 3 5 माइनस 5 0 हो रहा है। तो यानी इसका एक फैक्टर तो पक्का लैम्डा माइनस 1 होगा। लेट अस ब्रिंग द सेकेंड फैक्टर। तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहां प्लस लैम्डा स्क्वायर है तो प्लस 2 लैम्डा और माइनस 3। एक बार देख लो, तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, तो यानी कि एक तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है और इस वाले से भी एक लैम्डा 1 आ रहा है और एक माइनस 3, यानी कि लैम्डा की ओवरऑल 2 ही वैल्यूज आ रही हैं। तो दिस कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, है ना, क्योंकि 1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है माइनस 3। तो मेरे ख्याल से ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ चुका है हमारे पास, है ना। इसके बाद एक सवाल और बाकी है। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर विच दिस इज 0, है ना। तो ऑफकोर्स डायरेक्टली ओपन करने की तो मेरे ख्याल से मैं राय नहीं दूंगा। तो यहां पे हमारे को क्या दिख रहा है कि इसको दो डिटर्मिनेंट में तो ब्रेक कर सकते हैं, x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर एंड 1 1 1। फिर अगला वाला क्या बन रहा है, अगला वाला बन रहा है भाई x x स्क्वायर x क्यूब 2x 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, यहां शायद क्यूब होगा, क्यूब होगा, क्योंकि देख रहे हो ना x x स्क्वायर, तो ये x क्यूब होगा, है ना, कुछ एरर है। 3x 9x स्क्वायर 27x क्यूब, है ना। तो मुझे लग रहा है कि यहां पे शायद यहां पे क्यूब होगा, 8x क्यूब होगा, है ना। ये मेरे को एक डिटर्मिनेंट की याद दिला रहा है, याद है कि आपको 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आता था, ये आता था सर जी a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। याद करो। तो यानी इसको थोड़ा उस वाले फॉर्मेट में लिखे गया, इसको उस वाले फॉर्मेट में लिखे गया।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि रोज को कॉलम में पहले तो इंटरचेंज करते हैं ना, तो एक्स एक्स स्क्वायर 1 है ना, बाद में सोचते हैं, 2x 4x स्क्वायर 1, 3x 9x स्क्वायर 1, ये तो आ गया सर। अब इसको इस फॉर्मेट में लाएंगे तो 1 1 1 ऊपर ले जाएंगे, x 2x 3x इधर आएगा, लेकिन फिर इसको इंटरचेंज करोगे तो दो बार वही ऑपरेशन करने पे मेरे ख्याल से कोई चेंज तो नहीं आएगा, प्लस का प्लस रहेगा। क्या किया सर, इसमें रो 1 रो 3 पहले इंटरचेंज किया, तो जो नया रो 3 आया उसको रो 2 के साथ इंटरचेंज किया, ये देखिए 1 1 1, इसको एबीसी मानिए, तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी सर जी, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। मतलब क्या आया, ये माइनस एक्स एक्स स्क्वायर 2x, तो मुझे लग रहा है कि 2x क्यूब आ गया। ये वाला काम तो हो गया मेरा, ये वाला काम तो हो गया मेरा। इसमें क्या करें सर, तो इसमें भी बेटा एक काम कर सकते हो, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब निकाल लो, तो एक्स 3 2 5 1 6, एक्स की पावर 6 बन रहा है। अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर जी 1 1 1 2 4 8 और 3 9 27, यही बन गया, फिर से सेम चीज बन गई है ना, यही वाला 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यानी ये बन जाएगा एक्स की पावर 6। अब मैं पूरा लिख रहा हूं ना, दिस इंप्लाइज पहला वाला टर्म हो गया 2x क्यूब, दूसरा वाला हो गया x की पावर 6 इनटू कितना बनेगा है ना, a माइनस बी 2 माइनस 4 दैट इज -2, 4 माइनस 8 दैट इज -4, 8 माइनस 2 दैट इज 6 इक्वल टू 10 है, सॉरी जीरो नहीं है भाई, जीरो नहीं है, एक सेकेंड इक्वल टू 10। यानी कहीं ना कहीं ये थोड़ा तो सिंप्लीफाई हो रहा है, 6 चौक 24, अच्छा एक 2 भी कट जाएगा तो एक्स क्यूब और 24 एक्स की पावर 6 इक्वल टू 5। यानी क्या करें अब, तो एक्स क्यूब को चाहो तो टी रख दो, तो दैट इज 24 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5। तो 24 इंटू 5 120 आ रहा है बच्चों, तो या तो आप टी निकालिए है ना, कायदे से निकालिए, तो टी की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 1 और 24 पंजे 120 होता होगा शायद, और 120 गुने 4 है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो शायद ये 480 कुछ आ रहा है क्या, नहीं ये मैंने गलत लिख दिया यार, ये थोड़ा गलत हो गया यार, एक सेकेंड, ये थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो गया है, ये वाला तो ठीक है, ये तो ठीक है ना 2 3, हाँ ये ठीक है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये हमने थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया, ये तो दिख रहा है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब तो दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, इसको आप चाहो तो 2 जीरोस बना के करो है ना, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 2x क्यूब ठीक है, प्लस x की पावर 6 भी ठीक है, इधर हमें थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा, दिस इज डिटर्मिनेंट 1 2 3, इधर 0 4 माइनस 2 2, क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हम लोग कर रहे हैं C2 गोज टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1, तो समझ गए होंगे, एंड 0 8 माइनस 2 दैट इज 6 और 27 में 3 गया 24, यानी बच्चों यहां से आएगा 2x क्यूब प्लस x की पावर 6 और यहां देखना 48 माइनस 36, तो ये देखो 48 माइनस 36 अलग वैल्यू आई ना, 48 माइनस 36 इज गोइंग टू बी 12 इक्वल टू 10, तो यानी मुझे लग रहा है कि एक 2 कट जाएगा, तो यहां पे 6x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 10, नहीं -10 नहीं सॉरी -5,
तो मुझे लग रहा है कि ये टूट गया फिर, तो 6x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 5, यानी मुझे लग रहा है दो फैक्टर आ रहे हैं भाई, x क्यूब प्लस 1 इंटू 6x क्यूब माइनस 5। तो भाई रियल की अगर बात करें तो एक तो x इक्वल टू -1 और एक x क्यूब 5/6, तो x की वैल्यू आएगी 5/6 की पावर 1/3 रियल में बात करें तो, क्योंकि x बिलोंग्स टू r बोला हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस देयर आर टोटल 2 सॉल्यूशंस, है ना। इमेजिनरी की बात करते तो भाई फिर 6 सॉल्यूशन टोटल आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप अब हम लास्ट वाले सवाल पे आ रहे हैं। यस, आफ्टर दैट वी आर डन। देखिएगा cos 2π/3 प्लस आयटा साइन 2π/3 हमें पता है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको शायद पता होंगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 और ओमेगा क्यूब इज 1, है ना। इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे बन सकता है। डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z ऐसे कितने नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। लेट्स सी क्या भयंकर सा काम होता है। तो देखिएगा z प्लस, देखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू 0 है भाई। फिर अगला देखिएगा ओमेगा प्लस जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो फिर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा। एंड देन लास्ट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा। तो बहुत ही शानदार चीज हुई है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इस ऑपरेशन को यूज किया होगा तो आपकी बाँछें पूरी खिल गई होंगी, मजा आ गया होगा आपको। तो भाई ऊपर वाले में फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो z बचेगा, z से एक z बाहर आ जाएगा भाई। एक z बाहर आते ही अब यहां 1 1 1 बचेगा, और मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया। ओमेगा स्क्वायर 1 एंड z प्लस ओमेगा, तो दिस गिव्स अस कि z इनटू, है ना। अब इसको चाहो तो ओपन कर लो। कैसे ओपन होगा सर जी? तो किसी एक के अलॉन्ग ओपन कर लो। तो 1 इंटू दिस इज z प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू z प्लस ओमेगा -1, 1 के साथ ये आएगा, है ना। फिर बीच वाला -1, फिर ये खत्म, तो इसके साथ आएगा ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कुछ तो कट रहा है भाई। और फिर लास्ट वाले 1 के साथ क्या आएगा? ओमेगा माइनस, मेरे ख्याल से नीचे ही लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर z माइनस ओमेगा की पावर 4। तो आई होप गाइज करीब करीब हम फाइनल स्टेज पे आ रहे हैं। z और इधर आएगा z स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर z प्लस ओमेगा z। व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, तो ओमेगा स्क्वायर z और प्लस ओमेगा z विल बिकम -z, और ओमेगा क्यूब दैट इज 1 और -1, है ना। देख लो एक बार, यहां से देखिएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर चला जाएगा तो यहां माइनस ओमेगा z आ रहा है भाई। और यहां से देखिएगा, ये मेरे ख्याल से अपन ने ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही होता है, तो ये खत्म हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर z, यानी कि दिस इज z स्क्वायर माइनस z और +1 -1 गया, और यह माइनस ऑफ z निकालेगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1 अगेन। लो भाई, ये भी z उड़ गया, यानी कि z क्यूब इज 0। तो भाई एक ही रूट आ रहा है, z इक्वल टू 0 ही आएगा, है ना। z इक्वल टू 0 ही आएगा। तो मेरे ख्याल से देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई दिस इज 1। तो आई होप आपको काफी मजा आया होगा इस पूरे सेशन को, अगर आपने अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स थे, कुछ अप जा रहा था, कुछ डाउन जा रहा था। लेकिन ओवरऑल इस सेशन को एक बार और जरूर अपनी तरफ से करके जरूर देखिएगा बच्चों, है ना। और पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा। तो आई होप अपन अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।